ईरान को अमेरिका की तरफ से छूट दी गई है और ट्रंप का छूट वाला ऐलान भी सामने आ चुका है। कच्चे तेल के घटेंगे दाम, एक बड़ा सवाल यहाँ पर कहीं ना कहीं खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो अमेरिका ने ईरान के तेल से प्रतिबंध हटा दिया है, यानी कि भारत भी 21 अगस्त तक अब तेल खरीद सकेगा। एक राहत भरी खबर यहाँ पर सामने आ चुकी है। दरअसल स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच जो है बातचीत हुई थी, 18 घंटे तक बातचीत चली है। हालांकि जो तेवर थे दोनों देशों की तरफ से कहीं ना कहीं तीखे नजर आए हैं और जो बातचीत की शुरुआत हुई वो थोड़ी गर्मजोशी के साथ हुई है, लेकिन बावजूद इसके एक अच्छी खबर, एक राहत भरी खबर सामने आई है कि तेल से जो प्रतिबंध है अमेरिका ने 60 दिनों के लिए हटा दिया है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अब खास मेहमान जुड़ गए हैं। जल्दी से आपको इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। तो प्रोफेसर मनोज कुमार जी, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ कर्नल रिटायर्ड पीयूष अग्रवाल जी, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। तो हमारे साथ दोनों खास मेहमान इस समय जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रोफेसर मनोज कुमार जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। आपसे मैं जानना चाहती हूँ, जो यहाँ पर अमेरिका की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, ईरानी तेल पर छूट दी गई है, प्रतिबंध पूरी तरीके से हटा दिया है, तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं सर? दीपाली जी, ये एक खास करके वैश्विक राजनीति और विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है। जिस तरीके से लोगों ने 60 दिन का जो एक MOU हुआ है, लेकिन अगर आप डीपली अगर स्टडीज कर लें, अगर उसको देख लें, जिस तरीके से जो फुटेज और जिस तरीके से जो संघर्ष उस क्षेत्र में अभी भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप इजराइल को देख लीजिए तो लेबनान पे अटैक किए जा रहा है, और एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि ईरान ने जिस तरीके से लेबनान को एक इशूज बना के रखा है, और कल की जो वार्ता थी उस वार्ता में दिखा भी, क्योंकि एक तरफ तो ये सारे टेबल पे बैठ के MOU पे साइन करने की बात कर रहे थे, साइन तो एक तरीके से हो चुका है, लेकिन उसकी आगे की बातचीत हो रही थी। लेकिन जिस तरीके की घटना निकल के आई, जिस तरीके से ट्रंप ने फिर से जो स्टेटमेंट दिया, वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ईरान के जो डेलीगेशन था, खास करके जो अरागची, किस तरीके से उस पूरे मीटिंग से वो अपने आप को निकाल के लेके गए। लेकिन इन तमाम घटनाओं के बावजूद भी अभी जिस तरीके से एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के जो 14 सूत्र है उस पर आगे बढ़ने का जो काम किया गया, वो कहीं ना कहीं एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा कदम है। और मुझे लगता है कि अगर ये सारी चीजें अगर आगे बढ़ती है तो इस वेस्ट एशिया और विशेष करके मिडिल ईस्ट में एक शांति के रास्ते पे सारे देश चलेंगे, और एक तरीके से पूरा विश्व पटरी पे आ सकता है। क्योंकि पिछले आप 110-15 दिन होने जा रहा है, और इससे आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इसका क्राइसिस हम सबको देखने को मिल रहा है। तो एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट ये घटना है, और इस घटना में जब तक अमेरिका और विशेष करके इजराइल, क्योंकि अगर हम तीनों को जब देखते हैं तो ये आपस में बड़ा ही कंट्राडिक्शन लगता है, क्योंकि ईरान कहीं से भी अगर आप देख ले, जो भी उसके 14 सूत्र हैं, उस 14 सूत्र में 13 सूत्र ऐसे हैं जो बिल्कुल ईरान के फेवर में हैं, और एक जो सूत्र है वो सिर्फ यूरेनियम की जो बात है, वो भी उसके इनरिचमेंट को अमेरिका ने भी बैन करने की बात नहीं की, बल्कि उसको कम करने की बात की। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से अमेरिका का एक मैसेज ये जा रहा है कि पूरी तरीके से इस युद्ध में सरेंडर किया, वो कहीं ना कहीं आने का भी एक खतरे की संकेत है। क्योंकि और उसी प्लान के तहत शायद जो मुझे दिख रहा है कि इजराइल जिस तरीके से अपने अटैक रोक नहीं रहा है, और खास करके लेबनान के साउथ लेबनान के जो एरिया है उसको डे बाय डे बढ़त बनाते जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ठीक है, ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में एक हॉट डिस्कशन हुआ, लेकिन उसके बावजूद इजराइल कहीं से भी रुकने को तैयार नहीं है, और इसका एक तरीके से पूरे वर्ल्ड और वेस्ट मीडिया में इस चीज का मैसेज आने लगा है कि अमेरिका यहाँ पे बिल्कुल एक तरीके से सरेंडरिंग कर चुका है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ही ट्रिक्स है, क्योंकि अभी चुनाव भी होने वाले हैं अमेरिका में, तो इन सब सारे घटनाओं को अभी देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि आगे की क्या स्थिति बनती है। क्योंकि अभी जो भी कल जो वहाँ पे जो डील हुआ है उसमें सारे फ्यूचर टेंस की बात हुई है, भविष्य की बात हुई है कि हम बात करेंगे, हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो ये एक अच्छा कदम है, लेकिन अभी कहना बड़ी जल्दीबाजी होगी। जी दीपाली जी। बिल्कुल सर, ये देखना होगा कि आगे किस तरीके से परिस्थिति यहाँ पर बनती है। लेकिन पीयूष अग्रवाल जी, सर मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। सर बातचीत काफी देर तक चली है, 18 घंटे तक दोनों देशों के बीच बातचीत चली है, और लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है सर कि आखिरकार परमाणु समझौते पर सस्पेंस अभी तक बरकरार है, क्यों इतनी देरी हो रही है? क्या लगता है सर आपको? देखिए, ये बातचीत का पहला दौर मानेंगे इसको,
जी। और ये बातचीत के कई और दौर चलते रहेंगे। स्विट्जरलैंड में पहला ब्रेक थ्रू मिला है और 60 दिन का समय है जहां पर फेज 2 की बातचीत होगी। न्यूक्लियर अभी भी कोई उस पर फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश, हमारे देश को और पूरी दुनिया के लिए एक खुशी का जिसे हम टनल की रोशनी कहेंगे, वो एक नजर आती है कि शायद ये एक अच्छी डायरेक्शन में वार्ता बढ़ी है। अब आप देखिए कि इसमें हुआ क्या है। इस वार्ता की जो बात करेंगे और वार्ता की सफलता या असफलता की बात थोड़ा सा हम आगे करते हैं। पहली चीज, ईरान को अब 2 मिलियन बैरल्स पर डे का उन्होंने कहा है कि आप व्यापार कर सकते हैं जी। और गौर करने वाली बात है कि युद्ध से पहले वो 1 मिलियन बैरल पर डे करते थे, तो वो उससे डबल कर दिया गया। अब जो ये पैसा आएगा, पैसे के साथ वो अपने एसेट्स जो उनके फ्रीज कर दिए गए थे उसकी डीफ्रीजिंग की बात होगी। तो सारा पैसा जब ईरान के पास आएगा तो ईरान उनको 3 चीजों में यूज करने वाला है। एक तो रीबिल्डिंग के लिए, विदाउट डाउट कि उसके बहुत जो नुकसान हुआ है रीबिल्डिंग करेगा, और रीबिल्डिंग में उसकी मदद सभी, भारत भी करेगा, दुनिया भी करेगी, चाइना भी करेगा और अमेरिका तो करेगा ही, उसके पास ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज वो करने वाला है अपने सैन्य जो साजो सामान है उसको रिकूप करना, उसको वापस चाइना से, ताकि उसके ऊपर अगर फिर से अमेरिका कुछ हिमाकत करता है तो उसके पास सफिशिएंट रेजिलियंस हो उसको जवाब देने की। तो सेकंड चीज वो ये करेगा। और तीसरी चीज, निश्चित तौर पर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छुपाव में रहकर, मतलब उसको ना एडवर्टाइज किए, उसको बढ़ाएगा, क्योंकि वो न्यूक्लियर हर हालत में करना चाहेगा। भले ही वो दुनिया को ये बताता रहे कि मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है सिर्फ शांति के लिए और ऊर्जा के लिए कर रहा हूं, उसके लिए उस इलाके में अपने एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल के लिए ऊर्जा का प्रोग्राम वो जारी रखेगा और उसमें उसकी मदद करेंगे रूस और चाइना, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियरली एविडेंट हो चुका है। अब तीसरी चीज जो अगली चीज इसमें आती है कि इजराइल का रोल, जैसे मनोज जी ने भी कहा, इजराइल हमें वो अपने आप को, उनका नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में जो वार्ता है, बातचीत हुई है, नेतन्याहू ने साफ कहा है कि हम एक सोवरेन कंट्री हैं और ट्रंप ने कहा है कि इजराइल विल डू एवरीथिंग व्हाट वी से, यानी कि इजराइल वो करेगा जो हम चाहेंगे, और इजराइल ने साफ मना कर दिया कि हम वो नहीं करेंगे जो तुम चाहोगे। तो आपकी डील है, हमारी जो स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है या हमारी पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है, यानी कि सामरिक और राजनीतिक रिक्वायरमेंट नेतन्याहू की है, वो है लेबनान पे हमले जारी रखना और युद्ध जारी रखना, और वो जारी रखेगा। आप 1 दिन 2 दिन का विराम देख लेंगे, ज्यादा से ज्यादा, वो भी नहीं कर रहा है, लेकिन वो जारी रखेगा। और जारी रखने में ईरान को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ईरान ही लेबनान में हुतीज को सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली भी, मिलिटरीली भी, हर तरीके से। तो ईरान को अब समझ में आएगा कि इजराइल को सॉर्ट आउट करना है या इजराइल के साथ उसको कुछ बैलेंस इन द रीजन बना के रखना है, और इजराइल के साथ बैलेंस बनाने के लिए अमेरिका का इजराइल को सपोर्ट है। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। और अगली चीज इसमें यह भी है कि ट्रंप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है, क्योंकि इस साल वहां पर मिड टर्म पोल बिल्कुल मध्य अवधि के पोल होने वाले हैं, और ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है इस वक्त लोएस्ट लेवल पर है, वो 45% गिर चुकी है जो हाईएस्ट टाइम से थी। और इसलिए ट्रंप अपने आप को अभी दिखाने के लिए और शांति बहाल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उनके स्टेटमेंट झूठे सच्चे आते रहेंगे। जो आपने कहा उन्होंने छूट दी है, मैं कहूंगा उन्होंने झूठ दिया है। झूठ और छूट में थोड़ा सा ही फर्क है, और वो एक बचकानी हरकतें अभी इटली के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी उन्होंने करी है, और ये करते रहेंगे, वो उनकी आदत में शामिल है। लेकिन एक परिपक्व नेता के तौर पर वो नजर नहीं आए हैं इस पूरे प्रकरण में। तो सर एक चीज यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, एक कहते हैं जिसे आम भाषा में हवाबाजी क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल आपने सही वर्ड चूज किया है, हवाबाजी। इस वक्त अगर कोई, जैसे हमने पिछली चर्चा में भी कहा था, नोबेल वॉर प्राइज अगर हो या नोबेल यू टर्न प्राइज हो, तो डोनाल्ड ट्रंप को आप आराम से दे सकते हैं विदाउट एनी, मतलब कोई उनका आसपास भी नहीं फटकेगा। वो एक दिन एक स्टेटमेंट देते हैं, अगले दिन एक स्टेटमेंट देते हैं, और उनके स्टेटमेंट की वजह से जो स्विट्जरलैंड में उनके उपराष्ट्रपति जेडी वांस गए,
उनको बहुत एम्बेरसमेंट झेलना पड़ा। आपने अगर कुछ वीडियो फुटेजेस देखी होंगी कि कुछ देश के हेड्स उनसे मिले बगैर वो पाकिस्तान से मिल रहे हैं, उनको गले लगा रहे हैं, कतर के हेड से मिल रहे हैं, लेकिन उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो आप देखिए कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति जो कि डील के लिए गया है, उनको इग्नोर किया जा रहा है। और उसका कारण वो व्यक्ति नहीं है, जेडी वांस नहीं है। जेडी वांस ज्यादा सुलझे हुए हैं इनके मुकाबले डोनाल्ड ट्रंप की। ये डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें जो हैं, जो इनकंसिस्टेंट रही हैं, उनकी वजह से दुनिया को एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और आगे भी जब तक उनका कार्यकाल रहेगा वो रहेगा, प्रॉब्लम रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल तो सर, ये क्योंकि फ्यूचर तो पर्सपेक्टिव से सर अगर देखा जाए तो ये चीज कहीं ना कहीं ठीक नहीं है और इसका असर जो है इलेक्शन पर भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन सर मैं आपके पास वापस लौटूंगी, मैं आना चाहूंगी मनोज कुमार जी के पास। सर मैं आपका रुख यहाँ पर करना चाहूंगी। आपसे हम समझते हैं, देखिए 21 अगस्त तक भारत के लिए तो अच्छी खबर है सर कि 21 अगस्त तक तेल खरीदा जा सकता है, लेकिन उसके बाद क्या अगली प्लानिंग प्लॉटिंग क्या होगी? क्योंकि अमेरिका की तरफ से साफ तौर पर सर यही कहा है कि अगर हमारी शर्तें ईरान ने नहीं मानी तो एक बार फिर से जवाबी हमला होगा। पॉसिबिलिटी भी लग रही है, ऐसी सिचुएशन इस समय क्रिएट हो गई है। आपको क्या लगता है? देखिए दीपाली जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर हम 28 फरवरी 2026 की ये घटना शुरुआत हुई है और उस समय से लेके अगर आज के डेट में जब हम एक पूरे वर्ल्ड को जब देखने का प्रयास करते हैं तो आज का जो विश्व है, अगर उस हर देश का नजरिया बदल चुका है। और जिस तरीके से ईरान ने अपनी बढ़त बना के रखी अमेरिका के ऊपर, और ऑब्वियस है कि मिलिट्री वार तो वो नहीं जीत पाया, लेकिन जिस तरीके से उसने जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेसी के माध्यम से, और खास करके स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और अगर आप उन सारे 14 शर्तों को देख लीजिए, जिस प्रकार से हर मोर्चे पे युद्ध को समाप्त करने की बात कर रहा है, और लेकिन आप देखिए कि उसमें लेबनान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर हो जाता है। और उसने इतना ही नहीं किया, भले अंतर्राष्ट्रीय जगत में लेबनान का लेजिटिमेशन, हुती का, और विशेष करके हिजबुल्लाह जैसे जो संगठन थे, उन सबको उसने एक अपने डिस्कशन का पार्ट बनाया और उसको एक अंतर्राष्ट्रीय और यूनाइटेड नेशन जैसे संगठन में भी इसका डिस्कशन की बात होने की बात उसने कर दी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके अलावा आप समझ सकते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को, जिसने उस पूरे लगभग 20 से 25% जो ऑयल सप्लाई था पूरे वर्ल्ड के लिए, उसको जैसे चौक किया, और ऑब्वियसली कि अमेरिका वहां पे नाकेबंदी किया, तो ये आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं ये आने वाले समय की खतरे की घंटी है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमेरिका का जो इतिहास रहा है, क्या आज आपको लगता है कि हम सब लोग डिबेट कर रहे हैं कि अमेरिका अपनी हेजेमनी को छोड़ देगा, अपने वर्चस्व को छोड़ देगा? उस बेल्ट में जो उसकी धमक थी, आप समझिए कि इस घटना के बाद से जिस प्रकार से ईरान ने कतर पे, सऊदी पे, दुबई पे जो अटैक किया, और अभी तक का जो परसेप्शन था सारे गल्फ के देशों का कि सुरक्षा के नाम पे अमेरिका हमें बचाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि आज गल्फ के देश भी कहीं न कहीं वहां पे एक तरीके से चीटेड फील कर रहा है, और अमेरिका ने उनको सेव नहीं किया, उनके बहुत सारे एसेट को ईरान ने नुकसान पहुंचाया। तो ये एक तत्कालिक समझौता दिख रहा है, और आने वाले ये 60 दिन का जो इन लोगों ने जो विंडो लिया है, इस विंडो में बहुत सारी चीजें घटेंगी। और ऑब्वियस है कि अगर हम जब एक वैश्विक और खास करके भारत के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो जिस तरीके से ये जो अगस्त तक का जो समय दिया गया है, ये एक मुझे लगता है कि जो क्रूड ऑयल पूरे वर्ल्ड में सस्ते होंगे। लेकिन आप दूसरे तरफ भी देख सकते हैं कि वो अभी रसिया पे भी अटैक, वहाँ के जो ऑयल जो कंपनी है उसके ऊपर भी अटैक हो रहा है यूक्रेन की तरफ से, अभी कतर में भी अटैक हो गया। तो ये इस डॉट्स को भी जोड़ने की जरूरत है कि आखिर एक तरफ वार्ता चल रहा है और दूसरे तरफ जो भी तेल सप्लाई करने वाले जो देश है, जो उनके प्लांट है, उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है। तो ये एक कहीं ना कहीं एक गेम है। और मैं जो देख रहा हूँ, देखिए आज के डेट में हम कुछ भी बात कर ले, अमेरिका इजराइल को नहीं छोड़ सकता है। और इजराइल का जो एग्जिस्टेंस की सवाल है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पेच यही है कि ईरान का बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है कि जब तक सारे युद्ध के हर मोर्चे पे बात नहीं होगी, सब जगह शांति व्यवस्था कायम नहीं होगी, तब तक शायद हम इससे अपने आप को सारे संधि को तोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए। और आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो भी ईरान का जो परसेप्शन गया है, वो बहुत ही अपर गया हुआ है। अगर आप देख लीजिए तो जिस तरीके से उसके जितने जो एसेट थे, जो फ्रीज थे, उसको खोलने की बात की गई है, $300 बिलियन देने की बात की गई है, उसके ऊपर सारे प्रतिबंध हटाने की बात की गई। तो अगर आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए तो कहीं ना कहीं इसमें ईरान एक उस बेल्ट में जिस तरीके से बढ़त बनाया हुआ है, और ये खास करके मिडिल ईस्ट के लिए खतरे की घंटी
घटी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वहाँ पे सिया सुन्नी का जो डिबेट है, अब्राहम एकॉर्ड का जिस तरीके का वहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, और अभी कल जो स्टेटमेंट आया है कि सऊदी अरब को अब्राहम एकॉर्ड में शामिल करने की बात की जा रही है और अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आया, तो ये आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस बेल्ट में अभी शांति तो दिख रही है, लेकिन एक उसके अलावा भी एक अशांति का भी प्रक्रिया शुरू हो चुका है, जो कभी भी वहां पे भड़क सकता है। और ऑब्वियस है कि जैसा पीयूष जी ने बताया कि अभी ट्रम्प के सामने चुनाव दिख रहा है और वो चुनाव को में अपनी विक्ट्री करना चाहते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे अपने अप्रूवल रेट ठीक करना चाहते हैं, शायद इसीलिए वो अभी इस तरीके की बातों को लेके चल रहे हैं। और ये ऑब्वियस है कि आने वाले समय में बड़े ही एक तरीके से आप समझ सकती हैं कि ये जिस तरीके से पूरा वेस्ट एशिया, पूरा अमेरिका, ईरान, इजराइल जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो फिर से अगर इन सब चीज़ों पे पहल नहीं किया गया तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से शुरुआत हो सकता है युद्ध का। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे कि जिस तरीके से वो एक्शन ले रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं यही अनुमान लगाया जा रहा है कि इलेक्शन है और उसी के चलते वो कहीं ना कहीं ये सब चीजें कर रही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन देखते हैं सर फ्यूचर पर्सपेक्टिव में किस तरीके से अब चीजें होती है। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। पीयूष अग्रवाल जी, मैं आपके पास सर यहाँ पर आना चाहूंगी। देखिए, जब बातचीत हुई सर, ईरान ने साफ तौर पर अपनी शर्तें रखी, अमेरिका ने मानने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन ईरान का यह कहना है कि हमने कोई न्यू कमिटमेंट नहीं की है, वही पुराने वादे हैं जो पहले किए गए थे। तो क्या इसे समझे, क्या दबाव बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है अमेरिका पर? अमेरिका पर तो दबाव बनावा ही है, इसमें कोई शक ही नहीं। अमेरिका इस वक्त सबसे ज्यादा दबाव में है, ईरान दबाव में नहीं है। और ये पूरा का पूरा जो अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है, खास तौर पर जीसीसी कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज में कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उस पर बहुत बड़ी चोट पहुंची है। और इसका असर यह है कि इस वार्ता के तुरंत बाद मार्को रूबियो, उनके जो विदेश मंत्री हैं, वो कतर और यूएई की यात्रा पर निकल रहे हैं, उनको बताने के लिए कि भाई हम हैं। और आपने एक न्यूज, छोटी सी न्यूज पढ़ी होगी, और कितनी इंटरेस्टिंग न्यूज है कि यूएई भारत से ब्रह्मोस और आकाश तीर मिसाइल खरीद रहा है। आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम, जो देश अमेरिका पर निर्भर था अपनी सेफ्टी के लिए, उसने रुख बदलाया भारत की तरफ। ये न्यूज कहीं आप लिंक करने की कोशिश करें कि ब्रह्मोस मिसाइल हमसे खरीदने की बातचीत शुरू हुई है और एयर डिफेंस की, उसके पास जबकि पैसा है, वहां से पैट्रियट मिसाइल और जो हिमार्स मिसाइल जो अमेरिका उनको बेचता था और एयर डोम सिस्टम, उसके अलावा वो भारत के ऊपर रुख कर रहा है। और कहीं ना कहीं इनकी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अमेरिका की क्रेडिबिलिटी इस वक्त लगभग नेगेटिव है, जीरो भी नहीं, नेगेटिव है। और वो फेल हुए हैं इस पूरे युद्ध में उनको एक तरह से क्रेडिबल डिफेंस देने के लिए। ईरान ने अपनी बिल्कुल ठीक पॉलिसी लगाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जा किया, जो कि खुला हुआ था 28 फरवरी से पहले, और जहां पर अमेरिकन बेसिस थे उनके ऊपर खुल के ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया। और कई जगह वो सफल रहा, कई जगह थोड़ा बहुत असफल रहा, लेकिन उसने ये दिखा दिया कि मेरे ऊपर हमला करोगे तो मैं आपको आसपास के इलाके में जो भी अमेरिका के सपोर्टर्स हैं या अमेरिका जिसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है उनके ऊपर हमला करूंगा। तो इसलिए मिडिल ईस्ट में पूरा का पूरा अब समीकरण चेंज होगा, 100% चेंज होगा। आप ये न्यूज जो है, ये छोटी न्यूज है, इसके अलावा मतलब ये ब्रह्मोस वाली बात कर रहा हूं मैं, इसको हम अगर अपने देश के उसमें देखें पर्सपेक्टिव में, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। और खाली यही नहीं, और देशों ने भी उसमें इच्छा दिखाई है। तो अमेरिका की हेजेमनी पर चोट पहुंच रही है, पेट्रो डॉलर पर चोट पहुंच रही है। और अमेरिका का जो लोन है, जो उन्होंने ले रखा है, उनके ऊपर जो है कर्जा, वो है $38 ट्रिलियन का, और वो तभी वो पे कर पाएंगे, उसकी आने वाले टाइम में 2030 में $2 ट्रिलियन की तो इंटरेस्ट जाएगी। तो उनके लिए जरूरी है कि वो पेट्रो डॉलर के ऊपर या मिडिल ईस्ट में अपना वो करते रहें और कहीं ना कहीं युद्ध करते रहें, जिससे उनकी वॉर मशीनरी चलती रहे। जी दीपाली जी, बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं इसके पीछे भी एक हिडन इंटेंशन कहीं ना कहीं देखने को मिला, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो एक साइकिल है वो कहीं वो चलती रहे और जो वेपन्स है उनको, उनकी खरीदारी होती रहे, बिक्री होती रहे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनका एक इंटेंशन से देखने को मिला। लेकिन सर आप देखते हैं कि आने वाले सिनेरियो में परिस्थिति कैसी होती, किस तरीके से चीज़ें बदलती है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि आखिरकार डील को लेकर क्लैरिटी कब तक निकल कर सामने आएगी, थोड़ा सा और इंतजार बाकी है, देखते हैं किस तरीके से परिस्थिति बनती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और कीमती वक्त आपने हमें दिया है।